Welcome to my channel, Coding with Rakhi. Before starting the video, for those who haven't subscribed, please subscribe first so this channel can grow. Let's go for today's topic. Welcome to our journey into machine learning with Python. In this series, we'll break down complex concepts, explore powerful algorithms, and guide you step by step through practical coding examples. Whether you're a beginner or looking to level up, this is your go-to resource for mastering machine learning. तो हमने प्रीवियस वाले सेशन में मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन डाला था थोड़ा सा, उसके अंदर हमने कुछ स्लाइड्स हमने कवर की थी, जिसके अंदर हमने देखा था कि ह्यूमन और मशीन में क्या डिफरेंस है। तो ह्यूमन जो है वो ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस से लर्न कर सकता है, लेकिन मशीन को लर्न कराने के लिए हमें पास्ट डेटा की हेल्प चाहिए होती है। तो व्हाट वी कैन सी इज, हमारे पास ह्यूमन बीइंग है, इस ह्यूमन बीइंग के साथ हमारा क्या रहेगा, आई कैन लर्न एवरीथिंग ऑटोमेटिकली फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। कैन यू लर्न इट? सो मशीन कैन लर्न इट फ्रॉम द पास्ट डेटा विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग हमारा एक ऐसा एक तरीके से समझ लो कि हमारा एक ऐसा सेशन है या शेड्यूल है जिसके थ्रू हम अपनी मशीन को किसी भी तरीके से बिहेव करने के लिए बता सकते हैं। बट इस मशीन को इंटेलिजेंट बनाने के लिए, मैंने लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि इस मशीन को हमें इंटेलिजेंट बनाने के लिए हमें पास्ट डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस पास्ट डेटा को हमें कहाँ से चाहिए, वो हमें बहुत सारा डेटा मिल जाता है, जैसे कि हमें वेबसाइट से भी मिल जाता है, कई बार हमारे अपने ऑर्गेनाइजेशन का भी होता है। वो पास्ट डेटा के थ्रू हम इसको इंटेलिजेंट बना सकते हैं। तो जो पास्ट डेटा होता है उसके इसको मशीन लर्निंग में हम जब भी कभी काम करेंगे तो हमारे पास दो तरीके का डेटा रहेगा। एक हमारा ट्रेनिंग डेटा रहेगा जिसको हम हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर ट्रेन कराएंगे, और उसके बाद हमारा टेस्ट डेटा होता है जिसको कि हमें जिसके ऊपर हम इसको टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट डेटा जो होता है वो फ्यूचर का डेटा भी हो सकता है और प्रेजेंट का डेटा भी हो सकता है, और लेकिन जो ट्रेनिंग डेटा होता है वो हमेशा पास्ट का ही होता है। पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट डेटा विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग आई कैन अंडरस्टैंड और आई कैन बिहेव लाइक समथिंग, और यू कैन लर्न एनीथिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस। जैसे कि ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन का ब्रेन होता है, वो उसमें एक गॉड गिवन गिफ्ट होता है जिसके अंदर हम अपने आप से सब कुछ लर्न कर सकते हैं। ये हमने थोड़ा डिस्कस किया था, रिलेशनशिप बिटवीन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। तो जो मेजर सेट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका सबसेट पार्ट होता है मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग का सबसेट पार्ट होता है डीप लर्निंग। और इन सब चीजों के लिए व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज डेटा साइंस, दैट वी हैड ऑलरेडी डन। डेटा साइंस के लिए हमने क्या क्या किया था, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी ये एल्गोरिदम लगाने के लिए, मशीन लर्निंग का हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या डीप लर्निंग का है, ये इसके लिए मुझे बहुत जो डेटा चाहिए होता है वो क्लीन डेटा चाहिए होता है, क्लीन डेटा। अगर डेटा क्लीन नहीं है तो आपके जो ये मॉड्यूल्स हैं, जो भी इसके एल्गोरिदम्स आप लगाओगे, दैट एल्गोरिदम विल नॉट वर्क फाइन। सो इसके लिए हमने सारा ईडीए पढ़ा है, पिछले सेशंस के अंदर हमने करा है। फिर हमने देखा था कि हाउ द मशीन लर्निंग इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोग्रामिंग, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के अंदर हम डेटा देते हैं और प्रोग्राम देते हैं, कंप्यूटर उस प्रोग्राम को रन करता है और आउटपुट दे देता है। लेकिन मशीन लर्निंग में क्या होता है, हमें डेटा भी देना होता है और आउटपुट भी देना होता है, और उससे ये प्रोग्राम जनरेट होता है। डेटा और आउटपुट हमने, मतलब हमारे पास एक एल्गोरिदम है, जैसे सपोज करो मुझे प्रिडिक्शन करना है, प्रिडिक्शन ऑफ सेल्स है, लेट्स सपोज प्रिडिक्शन ऑफ सेल्स है, ठीक है। वो प्रिडिक्शन ऑफ सेल्स के लिए मुझे एक प्रोग्राम बनाना है। वो प्रोग्राम मुझे कैसे बनाना होगा, पहले तो मैं इसका सेल्स का पूरा डेटा दूंगी, प्रीवियस ईयर का, या हो सकता है 4-5 साल का हो, वो होगा। अगर आपके पास लेट्स सपोज कि कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसकी सेल प्रिडिक्शन कराना चाहता है, तो उसके पास कहीं ना कहीं से कोई डेटा प्रीवियस, मतलब कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे डेटा मिल सकता है, या कई बार हमारे को फ्री वेबसाइट्स होती हैं उनसे भी डेटा मिल जाता है, उसके ऊपर हम अपना प्रिडिक्शन लगवा सकते हैं। आउटपुट भी देना होता है, मतलब मुझे क्या चाहिए, प्रोडिक्शन ऑफ सेल्स चाहिए मुझे,
नेक्स्ट फ्यूचर ईयर के लिए। तो मैंने डेटा स्पेसिफाई करा है जो कि ओल्ड डेटा होगा, और आउटपुट जो मुझे चाहिए वो हमने दोनों कंप्यूटर को दिए, और उसने मुझे एक प्रोग्राम जनरेट करके दे दिया जिसको हम बोलेंगे प्रिडिक्शन मॉडल। तो वो प्रिडिक्शन मॉडल मेरे पास आ जाएगा, फिर मैं उस प्रिडिक्शन मॉडल को क्या करूंगी, रन करूंगी, और उसके बाद फाइंड करूंगी कि मेरा न्यू ईयर्स में, आने वाले ईयर्स में मेरे को क्या सेल्स होने वाली है। तो ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट रहता है। तो ये बेसिक हम ऑलरेडी कन्वर्ट कर ले, ऑलरेडी हम पिछले सेशन में कवर कर चुके हैं। तो नाउ वी हैव टू फोकस ऑन टू विच टाइप ऑफ डेटा एंड हाउ मच डेटा इज बीन क्रिएटेड। ये हमारा 2020 का डेटा है। अगर इस स्लाइड को पढ़ रहे हैं तो हम 2020 का डेटा है। गूगल के लिए कितना, गूगल हमारा एवरी डे प्रोड्यूस करता है 3.5 मिलियन सर्च प्रोड्यूस करता है। 2.520 और के बाइट्स जो होती है वो डेटा प्रोड्यूस की जाती हैं, जिसमें 18 जीरोस होती हैं। 90% ऑफ वर्ड डेटा इज क्रिएटेड इनटू द लास्ट 2 years, मतलब 2018, 19 एंड 20 इन इसके अंदर टोटल हुआ। एवरी डे 250 बिलियन ईमेल्स आर बीन सेंड। ये सब 2020 का डेटा है। अगर आप गूगल को सर्च करके देखोगे तो अब इसमें मेरे ख्याल इट इज बीन 3 folds नाउ, जो बढ़ चुका है। बट मेरे पास एक्चुअल फिगर नहीं है, इसलिए मैंने नहीं डाला इसके अंदर। नाउ व्हाट वी हैव टू से, इंट्रोडक्शन ऑफ एमएल। व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड इज दैट जो मशीन लर्निंग है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इट इज अ सबसेट ऑफ एआई। मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई। तो यहाँ ये एमएल है हमारा, और इसके अंदर हमने देखा था ये डीएल होगा, और नीचे हमने डेटा साइंस देखा था। लेकिन डेटा साइंस इन सारे के सारे, मतलब ये एक्चुअली ऐसे बनता है, व्हील जो बनता है, और यहाँ पे डेटा साइंस होता है। इसका मतलब ये होता है कि डेटा साइंस का कुछ पार्ट जो होता है वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स में रिक्वायर्ड होता है। दैट इज व्हाट इट इज, क्लीनिंग ऑफ योर डेटा और प्री प्रोसेसिंग और preparing of your data. That is an important part for every machine learning algorithm. So a subset of artificial intelligence known as the machine learning, it focuses primarily on the creation of the algorithm that enables a computer to independently learn from the data and previous experiences. Arthur Samuel first used the term machine learning in 1959. It could be summarized as follows. Without being explicitly programmed, machine learning enables a machine to automatically learn from data, improve performance from experience, and predict the things. जो हम, अगर हम डेली लाइफ में भी देखें तो हम बहुत जगह पे मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। अगर अपने होम अप्लायंसेस में ही देखें तो हमारे पास माइक्रोवेव्स होते हैं, हमारे पास वॉशिंग मशीन्स होती हैं, हमारे पास और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं। जैसे अगर सपोज करो आप टेलीविजन, आज के समय पर टीवी को भी देखते हो, ये सब हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे काम करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि मशीन लर्निंग, ये जरूरी नहीं होता कि हमारे जितने भी एल्गोरिदम हम मशीन लर्निंग में पढ़ेंगे वो सब एक मशीन में एप्लीकेबल होंगे। मैं वॉशिंग मशीन के बारे में बात करूं तो इसके अंदर टाइम सेंसर्स लगे होते हैं, टाइम सेंसर। तो ये जो मशीन है इसकी लर्निंग है टाइम और सेंसर्स पे काम करती है। तो इसके अंदर जो चिप डाला गया होगा, उस चिप के अंदर जो प्रोसेसिंग रखी गई होगी वो प्रोसेसिंग ऐसी ही होगी कि आपको हर टाइम के बाद, लेट्स सपोज कि 5 मिनट्स के बाद कुछ होना है, 10 मिनट्स के बाद कुछ होना है, 20 मिनट्स के बाद कुछ होना है। लेट्स सपोज कि रिंसिंग की साइकिल हो गई, सोकिंग की साइकिल होगी, ड्राइंग की साइकिल होगी, या वॉशिंग की साइकिल होगी। डिफरेंट टाइप की साइकिल्स होंगी, वो वहां पे उसके अंदर फीड कर दी गई है, और वो उससे लर्न कर लेता है और उसी से काम चलाता रहता है। तो ये मशीन, every machine which has been working independently without the intervention of any human being is called as machine learned machine, और artificial intelligence machine आप कह सकते हो। Machine learning algorithm creates a mathematical model that, without being explicitly programmed, aids in the programming prediction or decision with the assistance of sample historical data or training data. For the purpose of developing predictive model, machine learning brings together statistics and computer science. तो हमारे को एमएल करने से पहले कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो रिक्वायर्ड है। हमें स्टैटिस्टिक्स पता होनी चाहिए,
जो कि हम फर्दर आने वाले उसमें करेंगे क्लासेस के अंदर, सेशंस के अंदर। हमारे पास जितने भी मॉडल्स बनेंगे, प्रेडिक्टिव मॉडल हो गया, क्लासिफिकेशन मॉडल हो गया, रिग्रेशन मॉडल हो गया, ये सब मॉडल्स स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड हैं। तो ये जो भी मॉडल हम करेंगे, उस मॉडल को करने से पहले हमें उसका स्टैटिस्टिक्स पढ़ना पड़ेगा और फिर उसके बाद हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो फर्दर सेशंस के अंदर हम ये डिटेल में पढ़ेंगे। For the purpose of developing predictive model, machine learning brings together statistics and computer science. तो statistics भी पढ़ना है और computer science। computer science के लिए आपको आना चाहिए पाइथन। तो इसकी जो प्री रिक्विजिट होता है किसी भी एमएल के लिए, उसके प्री रिक्विजिट है, ये भी प्री रिक्विजिट है आपका। और कंप्यूटर साइंस जिसको हम पाइथन बोलते हैं, पाइथन के अंदर आपको सारी लाइब्रेरीज वगैरह जो हमने अभी तक यूज कर ली हैं, वो सब लाइब्रेरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। और भी कुछ लाइब्रेरीज के बारे में आपको पता चलेगा लेकिन फर्दर सेशंस के अंदर। एल्गोरिथम दैट learn from the historical data are either constructed or utilized in machine learning. The performance will rise in the proportion to the quantity of information we provide. A machine can learn if it can gain more data to improve its performance. तो जितना ज्यादा डेटा हम अपनी मशीन को देंगे, उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही ज्यादा अच्छी इंप्रूव होगी। क्यों? क्योंकि हर डेटा जो भी प्रीवियस डेटा होगा, वो आपको कुछ ना कुछ लर्निंग देगा। इसलिए हमें को ज्यादा डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये भी हमने लास्ट टाइम देखा था। जनरलाइजेशन है, मशीन लर्निंग, एल्गोरिदम एंड मैथ्स, ये सारी चीजें मिलके बनाते हैं। यहाँ पे आप हम कुछ भी चीज बाई करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो मशीन को हम कॉल कॉल कर सकते हैं, मशीन हमारा वो काम कर सकती है। ये सब हमारा कंबाइंड है, आर्ट ऑफ साइंस ऑफ लर्निंग। उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमने करना क्या है। हमें क्या क्या चाहिए एमएल के लिए, हमें क्या क्या चाहिए मशीन लर्निंग के लिए। हमें चाहिए इनपुट पास्ट डेटा, प्रीवियस ईयर्स डेटा। पास्ट डेटा कुछ भी हो सकता है, 1 ईयर का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है। अब जैसे अगर सपोज करो कि हम किसी सोशल मीडिया वेबसाइट के ऊपर कोई एल्गोरिदम लगाना चाहते हैं, सोशल मीडिया वेबसाइट फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज कि आप यूट्यूब के बारे में बात करते हैं। यूट्यूब में कितने लोग आए, क्या प्रोसेस हुआ, उसका एनालिसिस में सारा करना चाहते हैं और उसके बेसिस पे मैं कुछ प्रिडिक्शन करना चाहती हूँ। तो मुझे ये यूट्यूब में कितने डेटा प्रोड्यूस हुआ, वो सारा डेटा चाहिए होगा। अब क्योंकि यूट्यूब एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया वो है, तो उसके लिए, या फिर आप व्हाट्सएप के बारे में बात करो, इंस्टाग्राम के बारे में, बहुत अच्छा मीडिया है। तो उसमें एवरी डे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ द बाइट्स ऑफ द डेटा इज बीन स्टोर्ड। तो 1 साल का भी बहुत हो जाएगा, 1 ईयर का, बिकॉज बहुत ज्यादा ह्यूज डेटा को प्रोसेस कराने के लिए हमारे को प्रोसेसर भी बहुत अच्छी उसके चाहिए कैपेसिटी के। तो ह्यूज डेटा के लिए हमारे को अलग से ह्यूज प्रोसेसर भी चाहिए। तो इसलिए हम बहुत सारा डेटा मतलब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारी प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है। तो इनपुट डेटा दिया हमने, डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कितना साइज है हमारा डेटा का, वो हम देंगे 1 साल का, 2 साल का, जो भी होगा। और हम उसको एक ट्रेनिंग एल्गोरिदम देंगे, ट्रेनिंग डेटा सेट, और हम उसको एल्गोरिदम लगाएंगे मशीन लर्निंग का, जो कि लर्न करेगा फ्रॉम द पास्ट डेटा, और उसके बाद एक मॉडल बना के आपको देगा, एक नया प्रोग्राम जनरेट करके देगा। ठीक है, एक मॉडल हो गया। एपीआई भी बना सकते हैं इसकी हम, अपनी वेबसाइट में भी कहीं पे डाल सकते हैं। तो एक मॉडल बन गया। अब क्या होगा, ये मॉडल बना हुआ रेडी है, ठीक है। इस मॉडल के ऊपर मुझे नया डेटा डालना है। जैसे कि मुझे अब प्रिडिक्शन करानी है कि अगले नेक्स्ट 4 डे में क्या होगा, नेक्स्ट 4 डे। तो ये जो मॉडल मेरा पिछली लर्निंग से स्टार्ट हुआ है, ये नेक्स्ट 4 डे का आउटपुट आपको दे देगा। तो ये बेसिकली मेरा मॉडल है। इसकी हम एपीआई भी बना सकते हैं, जिसको हम अपनी वेबसाइट वगैरह पे इंक्लूड करा सकते हैं। और सिर्फ इसमें क्या होता है, जैसे अगर आप सपोज करो कि कोई भी कैलकुलेटर आप यूज करते हो, ईएमआई कैलकुलेटर यूज करते हो, ये एक मॉड्यूल है, एक एपीआई बना रखी है जो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर डाली हुई है। तो उसके अंदर आप प्रिंसिपल डालते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर्स डालते हो, और उससे आपकी ईएमआई जनरेट हो। ठीक है, तो इस टाइप का हमारा प्रोसेस रहता है। यही सेम मशीन लर्निंग का भी प्रोसेस रहता है हमारा। तो एक मॉडल बन के मिल जाता है हमारे को, और उसी से हम प्रेडिक्शन करा सकते हैं। अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें तो थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। 40-50 ईयर्स पहले ही इसका कुछ थोड़ा सा मशीन लर्निंग का आना शुरू हो गया था। इट इज अ साइंस ऑफ फ्रिक्शन, बट
fiction, but today it is a part of our daily life. Machine learning is making our daily day-to-day life easy, from self-driving cars to Amazon virtual assistants, Alexa. However, the idea behind the machine learning is so old and has a long history. Below, some milestones are given which have been occurred in the history of machine learning. तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1940 से मशीन लर्निंग का नाम कॉइन हुआ था, और 2010 तक आते आते इसका फर्दर इनोवेशन जो हो गया वो डीप लर्निंग तक आ गया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम जानते हैं कि पहले भी हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से ही ये चलता था। उसके बाद उसका एक सबसेट जनरेट किया गया मशीन लर्निंग, जिसको हमने इंटेलिजेंट मशीन को बहुत सारे एल्गोरिदम दे दिया, और उसके बाद हमने फाइनल ब्रेन के अंदर उसको लर्न करा दिया कि ठीक है आप इसको लर्न करके रखो, तो जब भी कभी आपको रिक्वायर्ड होगी तो आप इसको यूज कर सकते। तो इस टाइप से ये हिस्ट्री हमारी एमएल की स्टार्ट होती है। अभी 2022-24 चल रहा है, इसके अंदर इसके आगे भी फर्दर और इनोवेशंस हो चुके हैं, लेकिन ये जो माइलस्टोन है वो सेम ऐसे कैसे ही रहता है, क्योंकि डीप लर्निंग अभी बहुत डेप्थ में है, चलते जा रहा है, डीप लर्निंग का काम कॉन्सेप्ट चले जा रहा है। अब एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग हम समझ लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग जो होती है, बहुत जगह पे मशीन लर्निंग का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर आज के समय पे आप देखोगे बहुत सारी मशीन्स आप यूज कर रहे हो। डायग्नोस्टिक सेंटर के ऊपर जाते हो, आपके पास हर चीज का मशीन है जो कि डायग्नोस करके आपको बताता है। जैसे आपके पास एमआरआई का मशीन होता है, सीटी स्कैन होता है, आपके पास बहुत सारी मशीन्स हैं जो कि मेडिकल डायग्नोसिस में काम आती हैं। स्टॉक मार्केट मार्केट ट्रेडिंग है, लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, उसके थ्रू भी आपका प्रिडिक्शन करा जाता है, कौन सा शेयर अप होने वाला है, कौन सा डाउन होने वाला है, वो आपको पहले से ही पता चल जाता है। ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन में हम इसको एमएल को यूज करते हैं। विजुअल पर्सनल असिस्टेंट्स बनाने में काम करते हैं। ऑटोमेटिक लैंग्वेज ट्रांसलेशन में आप गूगल ट्रांसलेट क्या है, गूगल ट्रांसलेट इज ऑल्सो एक कॉन्सेप्ट ऑफ एमआई, जिसके अंदर आप किसी भी लैंग्वेज में, बहुत सारी लिस्ट ऑफ लैंग्वेज है, इसके अंदर एक लैंग्वेज में आप दोगे और कैलकुलेट करके आपको दूसरे लैंग्वेज कन्वर्ट करके वो आपको दे देंगे। इमेज रिकॉग्निशन है, फेसबुक वगैरह के ऊपर आपकी इमेज टैग हो जाती है, अगर आपने इमेज एक कहीं पे टैग कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो टैग करते जाता है। स्पीच रिकॉग्निशन है कि क्या मतलब आप कुछ बोल रहे हैं, उसके थ्रू आपकी मशीन रिएक्ट करेगी। ट्रैफिक प्रिडिक्शन है, गूगल मैप्स वगैरह जो है ये भी एआईएमएल के अंदर में आता है। वैसे ये जियो एआई होता है, मतलब ट्रैफिक प्रिडिक्शन जो होता है वो गूगल मैप के थ्रू होता है, या और भी वेबसाइट्स होती हैं मैप्स के लिए थ्रू भी हो जाता है। अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरीके से इसको काम कर रही हैं। तो ट्रैफिक प्रिडिक्शन में जो काम आता है तो उसको हम जियो जीईओ, नॉट जियो, इट इज जीईओ, जियोग्राफिकल जो मैप्स को यूज किया जाता है उसको ट्रैफिक प्रिडिक्शन में भी यूज किया जाता है। प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस होती हैं, जैसे कि आप नेटफ्लिक्स यूज करते हो, आप अगर प्राइम यूज करते हो, आपने अगर एक बार सपोज करो कि सर्च कर लिया कि कोई आपको रोमांटिक मूवी चाहिए, अगर आपको थ्रिलर मूवी चाहिए, आपने सपोज करो एक सेलेक्ट किया, तो क्या होगा कि आपको फर्दर उसी की रिकमेंडेशन देना होगा। तो रिकमेंडेशन सिस्टम भी होता है। ये प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन भी होता है। ये प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन आप कहाँ दे सकते हो, जैसे सपोज करो अमेजोन है, अमेजोन के ऊपर आप ऑनलाइन स्टोर है, अगर आप एक टाइप का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो या सर्च करते हो कि आपको वो चाहिए, तो आप देखोगे कि वहां पे आपके पास सारी लिस्ट के अंदर वही सारे प्रोडक्ट आने शुरू हो जाते हैं जो सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। इवन उसके अब तो नीचे भी देने लगा है सिमिलर प्रोडक्ट टू सी, इस टाइप से रिकमेंडेशन सिस्टम बनाया जाता है। तो ये रिकमेंडेशन सिस्टम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बनता है, और वो भी एमएल के अंडर आता है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं, ये तो प्रॉपर एआई का ही पूरा वो है। मैक्सिमम आज के समय पे जो कार्स आने हैं, जो आपने सुना होगा क्रूज कंट्रोल जिसको बोलते हैं, वो उसमें कुछ कुछ गाड़ी में आ रहा है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स बिल्कुल बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन फिर भी अभी तो कुछ कुछ थोड़ा सा इन्होंने डालना शुरू किया हुआ है। वो क्या है कि क्रूज कंट्रोल डाल देते हैं कि थोड़े समय के लिए आपकी गाड़ी अपने आप से चलती रहेगी, जो ऑटोमेटिक कार्स आ रही हैं। ईमेल स्पैम एंड मेलवेयर फिल्टरिंग जो होती है। अब ईमेल स्पैम क्या होता है, जब आप देखते हो कि बहुत सारी तरह तरह की मेल्स आ रही हैं। अगर आपने देखा होगा गूगल के अंदर जब आप जीमेल खोलते हो, तो जीमेल के अंदर ना तो कई सारे टैब्स खुलते हैं। जो ये स्क्रीन होता है, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले तो इनबॉक्स आता है, मतलब ये आपकी प्राइमरी है, इसको हम प्राइमरी बोलते हैं। फिर आपके पास आता है सोशल आता है, फिर आपके पास प्रमोशन आता है, या पहले प्रमोशन और सोशल ऐसे कुछ करके आता है।
सोशल के अंदर जितने भी आपके सोशल मीडिया वाली जो वेबसाइट्स हैं उनसे उनके मेल के थ्रू, मतलब आपके पास ईमेल के अंदर जो सब्जेक्ट होता है, लेट्स सपोज कि सब्जेक्ट लिखा हुआ है, मैंने व्हाट्सएप लिखा, मैंने फेसबुक लिखा, ये सब हमारे सोशल मीडिया। तो जितने भी हम सब्जेक्ट के थ्रू ये ईमेल स्पैम डिटेक्शन होता है, ईमेल डिटेक्शन होता है। स्पैम स्पैम का भी बताते हैं। स्पैम तो कुछ भी हो सकता है, जैसे स्पैम आपने फिल्टर कर लिया, सपोज कि आप एक मॉडल बनाते हो जिसमें कि ईमेल का सब्जेक्ट को डिटेक्ट करते हो, तो सब्जेक्ट के अंदर जितने भी वर्ड्स होते हैं उन सब वर्ड्स को हम लोग सेपरेट करके उसमें से एक एक वर्ड को चेक करते हैं कि हमारा क्या वर्ड आ रहा है। लेट्स सपोज कि व्हाट्सअप आता है, फेसबुक आता है, या और भी कोई ट्विटर आता है, ये सब मेरे सोशल मीडिया में आ है। तो एक और अलग से मैंने टैब बना लिया, मेरी जो ये सारी मेल्स आएंगी वो सब इस वाले टैब के अंदर सेव होंगी। प्रमोशन के लिए जैसे एडवर्टाइजमेंट है, सेल है, कोई भी इस टाइप का चीज होता है वो प्रमोशन के अंदर जाके सेट हो जाता है। तो आपका जो प्राइमरी वाला मेल होता है, इनबॉक्स होता है, वो थोड़ा फ्री रहता है। अदरवाइज तो क्या होता है कि वो कंप्लीटली फिल हो जाता है। एक एक दिन में बहुत सारे हमारे पास प्रमोशंस आ सकते हैं, सोशल मीडिया मैसेजेस आ सकते हैं, एंड सो ऑन। ये सारे एप्लीकेशन है। उसके बाद हमारी एमएल लाइफ साइकिल चलती है। एमएल लाइफ साइकिल मतलब अगर आपने मशीन लर्निंग को कंसेप्चुअली सीखना है किसी भी एल्गोरिदम के लिए, किसी भी आगे आने वाले टाइम में जितने भी एल्गोरिदम्स हम पढ़ेंगे उस एल्गोरिदम के लिए ये कंप्लीट एमएल जो है वो हमारी सेम चलेगी। गैदरिंग ऑफ डेटा, ये डेटा प्राइमरी डेटा हो सकता है और आपका सेकेंडरी डेटा भी हो सकता है। प्राइमरी डेटा तो वो होता है जो आपने फर्स्ट हैंड यूज करना है, मतलब आपने इकट्ठा किया और आप इसको यूज करेंगे। सेकेंडरी डेटा जो होता है, वो सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा होता है कि लेट्स सपोज कि किसी भी हम एक मोबाइल कंपनी के बारे में कब बात करते हैं, मोबाइल कंपनी ने एक डेटा कलेक्ट किया हुआ है, वो है फोन नंबर्स और लोगों का एड्रेस एंड फोन, वो वही डेटा वो आगे सेल कर दें किसी और काम के लिए, बैंक्स वगैरह को सेल कर देते हैं, सो दैट कि जो बैंक में क्रेडिट कार्ड वाले लोग होते हैं उन सबके पास ये फोन नंबर का डेटा पहुंच जाता है और वो फोन नंबर पे कॉल करना शुरू कर देते हैं। ये हमारे डेली लाइफ का रूटीन है जो कि हम एवरीडे सुबह स्टार्टेड फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट तक ये चलता रहता है। तो डेटा को गैदर करना मतलब कहीं जगह से हो सकता है। उसके बाद डेटा गैदर तो कर लेते हैं, डेटा का मतलब होता है बहुत सारा डेटा, अननॉर्मलाइज जंक डेटा पड़ा है बहुत सारा। ठीक है, अब सपोज करो कि मेरे पास कुछ डेटा पहुंचा। लेट्स सपोज कि जो हम मोबाइल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वो मोबाइल नंबर और उसका बंदे का नेम वगैरह कुछ हमारे को ये सेल हो गया, किसी मोबाइल कंपनी ने हमें बेच दिया। लेकिन इसके साथ उसने पूरा डेटाबेस शेयर कर दिया लेट्स सपोज हमारे। तो हम हमारे जो कॉलम थे वो सिर्फ दो कॉलम्स रिक्वायर्ड थे, जिसमें मुझे फोन नंबर और उस बंदे का नाम की रिक्वायरमेंट थी। उसने मुझे एड्रेस, उसका आधार कार्ड वगैरह वगैरह सब कुछ मिल गया। तो ये सब चीज मुझे नहीं रिक्वायर्ड है, क्यों? क्योंकि मेरा मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड के लिए कॉल करने का है। तो ये जो जो ऑप्शन है, ये जो डेटा है, ये सारा डेटा एक्स्ट्रा है और मेरे पास इतनी कैपेसिटी भी नहीं है मेरे मोबाइल में या आप लैपटॉप में या आप डेस्कटॉप में जहां पे भी काम कर रहे हो, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने डेटा को होल्ड कर सके। तो डेटा प्रिपरेशन के टाइम पे आप क्या करोगे, जितने भी अनवांटेड डेटा है उनको ड्रॉप कर देते हैं। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं डेटा एनालिसिस ईडीए के 2 प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद हम डेटा प्रिपेयर हो गया, हमारे को जो रिक्वायर्ड हमारे कॉलम्स थे, जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन थी वो हमने रख ली, जिसके अंदर से हमने मिसिंग वैल्यू भी रिमूव कर देते हैं, हम सब कुछ डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद, क्लीन करने के बाद हमारे पास एक ऐसा डेटा आ जाता है जिसके हर कॉलम के अंदर इंफॉर्मेशन होती है, मिसिंग वैल्यू को भी हम यहीं पे रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हम डेटा रैंगलिंग करते हैं। अब डेटा रैंगलिंग के अंदर हमने कुछ चीजें सीखी हैं, जैसे कि हमने फीचर इंजीनियरिंग सीखा। फीचर इंजीनियरिंग के अंदर हमने हमने ये सीखा है कि डेटा जो कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स के डेटा टाइप भी चेंज करे जा सकते हैं। जैसे इंटीजर है उसको हमने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, या हमारा ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा है उसको हमने इंटीजर टाइप में या फ्लोट टाइप में कन्वर्ट कर दिया। इसको हम डेटा रैंगलिंग में यूज करते हैं, मतलब हमने डेटा का को मॉडिफाई करा, डेटा को अपने अकॉर्डिंग यूज करा, क्योंकि हमारे पास जो डेटा मिला था उसके, लेट्स सपोज कि हमारे को एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस लगानी है, तो उस केस में ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारा डेटा नहीं लग सकता, बट ये हमें देख के लगाना पड़ेगा कि हमारे कौन से कॉलम के ऊपर ये रैंगलिंग पॉसिबल है। और भी रैंगलिंग के लिए और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, एनकोडिंग होती है, अभी हम आगे सीखेंगे फर्दर और डिटेल में। जैसे जैसे हमारे पास ये एमएल के एल्गोरिदम्स आते जाएंगे, उन एल्गोरिदम में डेटा रैंगलिंग अकॉर्डिंग टू दैट
एल्गोरिदम भी डेटा रैंगलिंग यूज होगी। जब डेटा रैंगलिंग हो गया, इसका मतलब यहाँ तक का जो हमारा पोर्शन था वो हमारा ये, सॉरी ये नहीं, डेटा गैदरिंग से डेटा रैंगलिंग तक, दिस इज अ पार्ट ऑफ ईडीए जो हम ऑलरेडी कर चुके। अब हमारा बेसिक मकसद क्या है, बेसिक मोटिव ये है कि हमारा, कि हम आगे इस डेटा को जो हमने क्लीन करना सीख लिया है, ये हमारा ईडीए का पार्ट जो हम ऑलरेडी इससे प्रीवियस सेशंस में कर चुके हैं। लेकिन अब हमारा क्या है, हमें फर्दर एनालाइज करना है डेटा को, एनालाइज द डेटा अकॉर्डिंग टू आवर एल्गोरिथम। एनालिसिस हमने सीखा है, एनालिसिस के अंदर हमने अपना उस डेटा एनालिसिस तक का पार्ट हमने करा, लेकिन वो डेटा जो हमने एनालिसिस किया है उसको आगे मशीन लर्निंग तक लेके जाना है। मतलब मैं एक ऐसा मॉडल बनाना चाहती हूँ अपने उस डेटा से, कि अपने उस ईडीए वाला जो हमने पोर्शन किया था उससे मैं एक ऐसा डेटा बनाना, ऐसा मॉडल बनाना चाहती हूँ कि मैं उसे कुछ इनपुट दूं, वो मुझे उस प्रीवियस डेटा से ही लर्न करके कुछ ना कुछ आंसर कर दे मुझे, ठीक है, सो दैट कि मेरा काम जो थोड़ा सा मुश्किल था वो आसान हो जाएगा। तो एनालिसिस ऑफ डेटा जो है डिपेंड करेगा कौन सा मशीन एल्गोरिदम हम यूज कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट हम एनालिसिस के मॉडल्स भी करेंगे, एल्गोरिदम्स भी करेंगे, उसके बाद हम ट्रेनिंग टेस्टिंग करेंगे और उसके बाद हम डिप्लॉयमेंट करेंगे। तो ये हमारी पूरी मशीन लर्निंग की एक साइकिल रहती है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट मैं एक बार रीड कर देती हूँ। डेटा गैदरिंग फर्स्ट स्टेप है। दो तरीके से डेटा गैदर करा जा सकता है, प्राइमरी सोर्स होता है और सेकेंडरी सोर्स होता है। सेकेंडरी सोर्स आपका बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जो कि आपको अवेलेबल कराती हैं डेटा जो कि फ्रीली अवेलेबल है। और प्राइमरी डेटा का मतलब होता है आपने क्वेश्चनेयर बनाया और उस क्वेश्चनेयर से आपने अपने दोस्तों को सेंड करा और दोस्तों ने उसको फिल करके आपको डेटा दिया, वो फर्स्ट हैंड डेटा कहलाता है। और वो हम अपने उसके डेटा के लिए मशीन लर्निंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो गैदरिंग ऑफ डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कहाँ से आप डेटा ले। उसके बाद डेटा प्रिपरेशन करना होता है। मैंने बताया आपको डेटा प्रिपरेशन में डेटा एक्सप्लोरेशन होता है और उसके बाद डेटा प्री प्रोसेसिंग होता है। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारे को डेटा एक्सप्लोरेशन का मतलब ये होता है कि हमें अंडरस्टैंड करना है कि हमारा जो डेटा है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो डेटा है, जो हमने डेटा कलेक्ट किया, पहले हमारे गोल हमने डिसाइड किया। मशीन लर्निंग का जो एल्गोरिथम बना रहे हैं उसमें हमारा गोल डिसाइड करना पड़ता है कि हमें करना क्या है, हम क्यों बना रहे हैं इस मशीन को, या इस एल्गोरिथम को हम क्यों इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और इस डेटा पे हम क्यों इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इस डेटा से हमें क्या आंसर्स चाहिए, ये सब चीजें हमारे को उसके अंदर पता होना चाहिए। तो इसमें है, इट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ डेटा दैट वी हैव टू वर्क विथ, वी नीड टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक फॉर्मेट एंड क्वालिटी ऑफ द डेटा। A better understanding of data leads to a effective outcome. In this, we have to find out the correlation, general trends and outlier वगैरह को हमें डिटेक्ट करना पड़ता है। प्री प्रोसेसिंग के अंदर हमें पता है कि डेटा को प्रोसेस कैसे करना है, वो सब हम प्री प्रोसेसिंग के अंदर डालेंगे, कैसे कॉलम्स हटाने हैं या क्या करना है। Data wrangling is a process of cleaning and converting raw data into the usable format. It is a process of cleaning the data, selecting the variables of to use, and transforming the data in a proper format to make it more suitable for the analysis in the next step. It is one of the most important step of the complete process. Cleaning of data is required to address the quality issues. It is not necessary the data we have collected is always of our use, as some of the data may not be useful. जैसे मैंने आपको बताया कि हम डेटा उठाते जरूर हैं। सेकेंडरी डेटा सपोज आपने उठाया तो आपके पास लेट्स सपोज कि 20 कॉलम आए थे, लेकिन उन 20 कॉलम में से मुझे सिर्फ चाहिए 8 कॉलम, तो हम उन सब कॉलम्स को ड्रॉप करते हैं। डेटा रैंगलिंग उसी को कहते हैं, मिसिंग वैल्यू उठाना, डुप्लीकेट वैल्यू निकालना, इनवैलिड डेटा को हटाना, नॉइज रिमूव करना, ये सब चीजें हमारे डेटा रैंगलिंग में। जब डेटा हमारा क्लीन हो जाता है तो हम उसको एनालिसिस के लिए करते हैं। इसका एम, बेसिकली एम क्या है? The step is to build a machine learning model to analyze the data using the various analytical techniques and review the outcome. It starts with the determination of type of the problem, where we select the machine learning techniques such as classification, regression, cluster analysis, association. यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा कि जो हम एनालिसिस करना चाहते हैं उसके लिए मुझे कौन सा एल्गोरिथम लगाना है। ये सारे क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टर एनालिसिस, एसोसिएशन, ये सारे हमारे मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स होते हैं जो हम आगे फर्दर स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद हम ट्रेन करते हैं। मैंने बताया आपको हमारे पास ओल्ड डेटा सेट जो होता है उसको हम ट्रेनिंग डेटा सेट करते हैं, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि हमारे पास
फ्यूचर डेटा नहीं होता या करंट डेटा नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा डेटा सेट हमारे पास अवेलेबल होता है उस डेटा सेट में से हम 70% डेटा जो होता है वो ट्रेनिंग के लिए यूज कर लेते हैं, और 30% जो डेटा होता है वो हम उसको टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमें पहले डिवाइड करना पड़ता है ट्रेन एंड टेस्ट मॉडल के, टेस्ट डेटा के अंदर। उसके बाद टेस्टिंग करते हैं हम, जो भी हमने एल्गोरिदम बनाया, जो हमारे पास मॉडल बन के आया, उसकी हमें टेस्टिंग करनी है, और लास्ट में फिर हम उसको डिप्लॉय कर देते हैं, सो दैट कि इट विल बी अवेलेबल टू एवरीबडी टू डू इट और यूज इट। तो इस स्टेप के बाद हमने देखना है कितने टाइप का हमारा डेटा होता है इन डेटा सेट। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं डेटा एनालिसिस में, बहुत अच्छे से हम इसको देख चुके हैं। प्रीवियस जितने भी सेशंस है उसके अंदर हम देख लेंगे। न्यूमेरिकल डेटा जो होता है जिसके अंदर नंबर्स आपके पास आते हैं, वो नंबर्स आपके पास इंटीजर वाला डेटा टाइप हो सकता है, और उसके आपके पास फ्लोट वाला डेटा टाइप हो सकता है। फ्लोट है तो डेसिमल पॉइंट है, और अगर इंटीजर है तो होल नंबर्स होते हैं। कैटेगोरिकल डेटा होता है, कैटेगोरिकल डेटा में यस नो होता है, ट्रू फॉल्स होता है, वो होता है, हम देख चुके हैं ऑलरेडी। ऑर्डिनल डेटा जो होता है वो कैटेगोरिकल डेटा जैसा ही होता है। दीज डेटा आर सिमिलर टू द कैटेगोरिकल डेटा बट कैन बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। तो हमारे पास ये हमारा ऑर्डिनल डेटा होता है। ऑर्डिनल डेटा मतलब जिसमें ऑर्डर होता है कोई, जैसे सपोज करो हम कहते हैं रैंकिंग करनी है, आपने किसी इंफॉर्मेशन की रैंक करो आप। लेट सपोज कि अपनी आपकी चॉइस है, चॉइस ऑफ यूजिंग योर टेलीविजन, तो आप ब्रांड के अकॉर्डिंग आप उसको रैंक करो, वो ऑर्डिनल डेटा होता है, 1 2 3 4 ऐसे होता है, और कैटेगरी में ही आता है वो, लेकिन उसको हम ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन मेजर करते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा सेट्स है, इमेज डेटा सेट हो सकता है, टेक्स्ट का डेटा सेट हो सकता है, टाइम सीरीज डेटा सेट हो सकता है, और टैबुलर डेटा सेट भी हो सकता है। जो हमने सीएसवी फाइल्स अपलोड की थी वो हमारा टैबुलर डेटा सेट होता है। टेक्स्ट वाला होता है, जैसे सपोज करो कि जब अभी हम ईमेल स्पैम चेकिंग का करेंगे, या ईमेल से हम सर्च करेंगे कि अगर ये स्पैम है या सोशल मीडिया की या प्रमोशन के, तो इसको साइड कर दो, हमारे को दूसरे उसमें डाल दो, तो वो टेक्स्ट डेटा से होता है। इमेज का आपको पता ही है, इमेज में फेस रिकॉग्निशन वगैरह सब आ जाता है। टाइम सीरीज जो डेटा होता है वो बेसिकली फाइनेंशियल डेटा होता है, जिस जो कि टाइम टू टाइम पे चेंज होता है, टाइम सीरीज डेटा बोलते हैं। इमेज डेटा सेट में क्या क्या आता है, कैन कंटेन द असॉर्टमेंट ऑफ द इमेजेस एंड आर नॉर्मली यूटिलाइज इन कंप्यूटर विजन टास्क सच एज इमेज क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड इमेज सेगमेंटेशन। तो ये सारा ये जो एग्जांपल्स हैं, इमेज नेट है, CIFR10 है, ये सब इमेज डेटा सेट हैं जो अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन पे। तो अगर आप इसको गूगल में डाल के सर्च करोगे तो ये आपको मिल सकते हैं। मिनिस्ट है, मिनिस्ट में एक फैशन की बहुत सारी इमेजेस मिल जाती हैं, जिसको हम फेस डिटेक्शन, इसको हम इमेज डिटेक्शन में पढ़ेंगे जब हम CNN करेंगे, डीप लर्निंग। टेक्स्ट डेटा है आपका, टेक्स्ट डेटा जैसे कि IMDb फाइल रिव्यू सिस्टम है, ऑनलाइन Amazon का आप वहां पे जाते हो, क्या नाम है, रिव्यू सेक्शन में जाते हो, कस्टमर रिव्यूज होते हैं, वहां पे जो टेक्स्ट डालते हैं, दो तरीके के रिव्यूज होते हैं। एक होता है जो जिसमें नंबर्स होता है, 1 2 3 4 5 वाला नंबर होता है, उसमें बार चार्ट बना के दिखाई हुई होती है। और दूसरा जो रिव्यू होता है वो दूसरा रिव्यू आप करते हो जो कि टेक्स्ट में। अभी मैं इसको ओपन करके आपको 1 मिनट में दिखाती हूँ। तो अभी आप देखो, जैसे अगर सपोज करो कि लेट सपोज कि हम ऐसे ही कोई भी एक जो भी मेरे पास आ रहा है विदाउट ऐसे गेस्ट चले जाते हैं, नहीं आ रहा है, ऐसे गेस्ट नहीं आ रहा है, लेट सपोज टुडेज डील में जाते हैं। कोई भी एक प्रोडक्ट आप उठा लो, कोई भी प्रोडक्ट आप उठा सकते हो, जैसे लेट सपोज कि मैं ये प्रोडक्ट उठाती हूँ, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक वो है, क्या नाम है, रिव्यूज। ये रिव्यू सिस्टम है जिसके अंदर 4.3 रेटिंग मिली हुई है, और 998 रेटिंग्स की हुई है, कितने कस्टमर ने किया, ये सब हमारे को इसमें पता चल जाता है। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आप इसको क्लिक कर सकते हो। जब आप इसको, sorry, इसको नहीं क्लिक करना, मुझे रेटिंग को क्लिक करना था। ये रेटिंग को क्लिक करते हैं, जब हम रेटिंग को क्लिक करते हैं, तो ये हमें नीचे लेके जाता है जहां पे ये कस्टमर के रिव्यूज होते हैं। तो ये हमारा जो
लेफ्ट हैंड साइड पे पैनल दिखाई दे रहा है, ये हमारा न्यूमरिक होता है, जो कि हमें नंबर पॉइंट ऑफ 1 to 5 तक देना होता है। ये हमारे टेक्स्ट डेटा होता है, ये सारा टेक्स्ट डेटा है। लेट्स सपोज कि इस टेक्स्ट स्टेटस को उठा के मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि आप मुझे ये बताओ कि इस कस्टमर का जो रिव्यू है वो क्या रहेगा, या इस प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर क्या है, या इस प्रोडक्ट के बारे में इस कस्टमर का क्या सेंटिमेंट रहेगा। तो इस चीज की, इस टाइप का जो चीज होती है ना, हमारी सेंटिमेंट एनालिसिस में काम आती है। तो ये हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे पास कौन सा डेटा और हमें क्या यूज करना है। तो टेक्स्ट डेटा यहाँ पे हमारा ऐसे यूज होता है। और इमेज डेटा सेट तो सबको पता ही होता है, कुछ भी टाइप की इमेज होती है उसको हमें यूज करना होता है। जब हम टेक्स्ट डेटा सेट को यूज करते हैं तो हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्निक यूज किया जाता है फॉर द सेंटिमेंट एनालिसिस। अब सेंटिमेंट का मतलब क्या होता है, अगर आप फेसबुक पे भी देखते हो तो लोग अपने सेंटिमेंट्स वहां पे इमोशंस बताते हैं, तो उन उसको भी आप एनालाइज कर सकते हो, उनके कमेंट से, उनकी शेयरिंग से, उनके उससे, ये सब चीजें हम कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास जो फिल्म्स होती है, नेटफ्लिक्स के ऊपर जो फिल्म्स होती है, वहां पे एक कॉलम होता है आईएमडीबी। आईएमडीबी क्या होता है, रेटिंग होती है, उसके थ्रू रिव्यूज क्रिएट किए जाते हैं कि फिल्म का क्या रिव्यू है। टाइम सीरीज डेटा जो है, तो स्टॉक सिक्योरिटी एक्सचेंज जो है, मैंने आपको बताया कि स्टॉक एक्सचेंज के लिए होता है। स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, कि टाइम सीरीज डाटा, जहां पे टाइम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, उसको टाइम सीरीज डेटा कहता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज इंफॉर्मेशन में, या क्लाइमेट इंफॉर्मेशन में, सेंसर रीडिंग्स में, इन सब जगह पे हमारे को टाइम सीरीज डेटा का, डेटा सेट की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद टेबुलर डेटा तो हर जगह पे होता है। हमें पता है कि हमारे पास जो डेटा सेट पड़ा हुआ है, जैसे हमारे पास कस्टमर का डेटा सेट पड़ा हुआ है या कुछ पड़ा हुआ है, वो सब हमारा डेटा सेट उसके अंदर आ जाता है। सीएसवी फाइल्स हम यूज करते हैं, एक्सएमएल एक्सेल फाइल यूज करते हैं सब। अब डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए, प्री प्रोसेसिंग करने से पहले हमें, कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले हमारे को उस पूरे डेटा सेट को दो पार्ट में डिवाइड करना होता है। एक होता है हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट और एक हमारा टेस्टिंग डेटा सेट होता है। मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे पास ओल्ड डेटा होता है, मतलब सेकेंडरी डेटा जिसको आप बोलते हैं, वो सेकेंडरी डेटा क्यों रिक्वायर्ड होता है, कैसे, मतलब देखो, प्राइमरी डेटा को इकट्ठा करना इज वेरी डिफिकल्ट। सेकेंडरी डेटा जो होता है वो हमें इजीली मिल जाता है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो अवेलेबल कराती हैं आपको। कैगल एक हमारे पास एक डेटा सेट रिपोजिटरी होती है, जिसके ऊपर हमारे को हर टाइप का डेटा सेट मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम वहां से अपने अपने मॉडल को टेस्ट करने के लिए हम वहां से यूज कर सकते हैं, और उसके बाद हम उसको रियल एनवायरनमेंट पे, जो रियल हमारा डेटा होता है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा हो सकता है या हमारा अपना डेटा हो सकता है जो हमने कलेक्ट किया हुआ है, उन सब के ईम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमें पहले उसको प्री प्रोसेस करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्स का एक इंफॉर्मेशन है, हमें देखना है कि इस ईयर मेरी कितनी सेल्स होगी। लेकिन मैं न्यू हूँ, बिल्कुल न्यू हूँ इस बिजनेस के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कहाँ से ये डेटा लेके आऊँ। ऑफ कोर्स ये जो बिजनेस मैं कर रही हूँ वो बिजनेस किसी और ने किया होगा। अगर लेट्स सपोज कि आउट ऑफ द बॉक्स हमारा कोई मॉडल है, या आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस में सोच रही हूँ, हो सकता है किसी ने आज तक इसको किया ही नहीं हो, तो इसका प्रीवियस डेटा अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन अब इस केस में मैं क्या करूंगी, तो जो इस जो भी मैं सोच रही हूँ, जो भी मैं एक बिजनेस के बारे में प्लान कर रही हूँ, वो बिजनेस से सिमिलर कुछ तो डेटा होगा, कि कुछ तो प्रोजेक्ट चल रहा होगा या कुछ तो बिजनेस चलता होगा, मैं उसको कंपैरिजन करूँ। ठीक है, उसका हेल्प ले लेके हम अपने उसको प्रेडिक्शन मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें डेटा प्रेडिक्शन कराना ही है, बट ठीक है, अगर आपको कराना चाहते हो तो आपको उसको रिक्वायरमेंट होगी। तो अब क्या करना होगा, जो हमारे पास डेटा सेट आएगा, वो डेटा सेट कितना भी बड़ा हो सकता है। आपके पास 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख का भी रिकॉर्ड हो सकता है। ऑफ कोर्स जो इंडस्ट्री का डेटा होता है वो बहुत ह्यूज अमाउंट में होता है। इंडस्ट्री डेटा हमें कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा, और कोई भी इंडस्ट्री आपको कोई भी अपना डेटा सेट यूज करने के लिए नहीं देगी। तो आपको ये टेम्परेरी और ट्रेनिंग डेटा सेट्स जो होते हैं, जो जो हमारे को फ्रीली अवेलेबल होते हैं, जो ऑलरेडी लोगों ने इसी पर्पज से, ट्रेनिंग के पर्पज से ही डाला हुआ है, तो वो हमको यूज करना होता है। तो हम वो डेटा सेट लेते हैं, उस डेटा सेट को बाइफरकेट करते हैं इनटू द टू पार्ट। अब देख पा रहे हो कि हमने जो टू पार्ट बनाए हैं वो कंप्लीटली बराबर नहीं है। 70% और 80% ऑफ द डेटा शुड बी इनटू द ट्रेनिंग, एंड 20% और 30% डेटा शुड बी ऑफ टेस्टिंग। तो हम पहले उसको ट्रेन करेंगे अपने इस डेटा पे। लेट सपोज कि मेरे पास 10,000 रिकॉर्ड है, उन 10,000 रिकॉर्ड में से मेरे को 8,000 रख लेने हैं अपने ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। तो ये हम सेपरेट करते हैं, हमारे पास एक पूरा प्रोसीजर होता है जिससे कि हम ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा में कन्वर्ट करते हैं। और 20
परसेंट ऑफ जो डेटा होता है वो मेरा टेस्टिंग का डेटा रह जाता है। ठीक है, अब जो हमारा अब ट्रेनिंग वाला डेटा होता है उसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं। पहले हम मतलब कुछ 40% 60% जो डेटा होता है, मतलब ट्रेनिंग डेटा सेट का, जैसे 8,000 हमने लिया था, इस 8,000 का 60% हम ट्रेनिंग डेटा सेट में लेते हैं और बाकी वैलिडेशन। 2 बार हम इसको टेस्ट करके देखते हैं, ट्रेनिंग पे अलग और वैलिडेशन के ऊपर अलग, फिर हम उसको टेस्टिंग डेटा पे भेजते हैं। तो ये सब चीजें हमारी इस पूरे प्रोसीजर में रहेंगी, जो भी एल्गोरिदम हम करेंगे यही सेम प्रोसीजर हमारा फॉलो होगा। तो उसके बाद ट्रेनिंग जो डेटा सेट होता है वो ट्रेन करके मॉडल को मुझे यहाँ पे दे देगा, और उसके बाद वैलिडेशन सेट के साथ पहले मैं प्रिडिक्टिव मॉडल को टेस्ट करूंगी, और जो फाइनल परफॉर्मेंस एस्टिमेशन करूंगी वो मैं टेस्ट डेटा के ऊपर एस्टिमेशन। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोसीजर रहने वाला है किसी भी एक मॉडल को अप्लाई करने के लिए। जो मैंने आपको बताया, अभी हमारे पास फ्री डेटा सेट्स होते हैं, वो है कैगल है, यूसीएल है, डेटा सेट वाया एडब्ल्यूएस है, बहुत सारे हैं, बट आई डोंट नो कितने हमारे इसमें काम के होते हैं। बट हाँ, कैगल हमारे को एक ऐसा डेटा सेट देता है जो कि फ्री होता है, और उसमें डेटा भी ठीक ठाक मिलता है हमें। दूसरा, हमारे पास साइकिट लर्न जो लाइब्रेरी होती है, उस लाइब्रेरी का भी एक अपना डेटा सेट होता है, इंटरनल डेटाबेसेस अवेलेबल होता है, उसको भी हम यूज करते हैं। उसके बाद जो हम मशीन लर्निंग के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, जो कि अभी तक हम करते आ रहे हैं, वो सेम सेम सी है। मॉडल है, क्या मॉडल बनाना है, क्या क्या चीज इंप्लीमेंट करनी है, सो दैट कि हमारे को एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के बाद एक मॉडल बन के मिलेगा। मॉडल मतलब एक आउटपुट प्रोग्राम होता है जो प्रिडिक्टेबल मॉडल होता है, जिसके अंदर हमें टेस्टिंग का डेटा डाल के उसका आंसर चाहिए होता है। फीचर जो हमने पता, फीचर कौन से होते हैं, कौन से कॉलम हमें लेने हैं, कौन से कॉलम्स को हमें डिलीट करना है, ये सब हमारे फीचर होता है। फीचर एनालिसिस इंजीनियरिंग भी मैंने आपको ये टर्म यूज करी है। टारगेट मतलब हमें जैसे हमारे पास जो भी कोई एल्गोरिदम होगा, उस एल्गोरिदम में हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में हम बात करेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो डिसाइड करते हैं द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सेल्स के बारे में ही बात करें, तो सेल्स मेरी एक डिपेंडेंट वैल्यू है, डिपेंडिंग ऑन प्राइस। ठीक है, हमारे प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा होगा तो सेल हमारी कम होगी, मतलब ये नेगेटिवली कोरिलेटेड होता है। अगर प्राइस बढ़ाओगे आप तो सेल कम होती जाएगी, अगर प्राइस का कम होता है तो हमारी सेल इंक्रीज हो जाती है, ऐसे भी होता है। तो दोनों तरीके से काम किया जा सकता है, ये हम कोरिलेशन में ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन नेगेटिव कोरिलेशन क्या रहेगा। ट्रेनिंग मतलब हमारे को जो हमारे इनपुट फीचर्स होंगे, जिनके बेसिस के ऊपर हमारे को एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिए, लेबल या आउटपुट जो हमारा प्रोडिक्शन वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो हमें देखना है। टारगेट जो होता है, टारगेट लेवल का मतलब इस चीज को डिसाइड करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कि हमारे पास एक यहाँ पे टाइटैनिक का डेटा सेट पड़ा हुआ है। टाइटैनिक आपको सबको पता है, एक शिप था जो डूब गया था। उस डेटा सेट के अंदर बहुत सारे डेटा है, लेट्स सपोज कि 50,000 लोग का डेटा है। आई एम नॉट श्योर कि 50,000 है कि नहीं, बट आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल। लेट्स सपोज कि 50,000 का डेटा था, उसके बेसिस उसके अंदर एक कॉलम हमें मिलेगा, सरवाइव सरवाइव यस और नो। ठीक है, सरवाइव करे या नहीं, 0 है तो नॉट सरवाइव, 1 है तो सरवाइव। तो मैंने अपने इस पूरे डेटा सेट में से 40,000 का डेटा जो है उस पे एक मॉडल बना के प्रिडिक्शन मॉडल बनाया, जिसको हम क्लासिफिकेशन प्रिडिक्शन मॉडल बोलेंगे। उसको मॉडल को बनाया और 40,000 को मैंने ट्रेन कर दिया, 40,000 डेटा सेट के थ्रू मैंने अपने एक मॉडल को ट्रेन कर दिया। अब जब मैं इस कोई भी एक एक मतलब इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होंगे, उन फीचर्स की वैल्यू जब मैं इस मॉडल को सप्लाई करूंगी, तब वो मुझे ये चेक करके बताएगा वेदर इट इज सर्वाइवल और नॉट सर्वाइव। मतलब 0 वैल्यू आएगी और 1 आएगी, मतलब ये सर्वाइव कर रहा है बंदा या नहीं। तो हमें उसको कुछ फीचर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, उसके बेसिस पे वो आपको प्रिडिक्ट करके बताएगा कि ये हुआ होगा कि नहीं। तो आप उसको फिर चेक कर सकते हो अपने डेटा सेट में, क्योंकि डेटा आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ये हिस्टोरिकल डेटा है, इसके अंदर कुछ भी नए चेंजेस हम नहीं कर सकते। फ्यूचर के लिए हमारे पास नहीं होगा, सिर्फ ये हम अपनी अपनी मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम को ट्रेन करने के लिए इस डेटा सेट को यूज करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है, उसका हमें पता है, उसका आउटपुट क्या है, उसका टारगेट जो है सर्वाइवल है या नहीं है, ये हमें ऑलरेडी पता है। और उस डेटा को हम मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो डेटा जैसा है वो हिस्ट्री से आ रहा है हमारे पास। तो इस टाइप से हम उस टर्मिनोलॉजीज को यूज करते हैं। ये हमारा कुछ रहेगा एमएल का फैमिली ट्री। पहले हम देखेंगे क्लासिकल मशीन लर्निंग। 3 तरीके की मशीन लर्निंग होती है, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड। ये क्लासिकल हमें बताया जाता है,
बट इसमें 3 तरीके की होती है, वो मैं अगर नेक्स्ट उसमें बताऊंगी स्लाइड में। क्लासिकल में सिर्फ 2 ही आती है, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज। सुपरवाइज का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जितने भी कॉलम्स होते हैं, दैट कॉलम्स आर लेबल्ड, लेबल्ड डेटा सेट होता है इसके अंदर। मतलब जैसे आपने कहा कि सर्वाइव, यस और नो, ठीक है, इस ये कॉलम है 0 और 1 के फॉर्मेट, तो ये इसका एक लेबल है, इसको हम लेबल्ड सुपरवाइज मशीन लर्निंग बोलते हैं। और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में नॉट लेबल्ड। नॉट लेबल्ड का मतलब ये है कि मुझे ये बताओ मैकडोनल्ड के जो स्टोर्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं अवेलेबल। तो क्या हुआ, एक मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, आपने उसका मुझे लोकेशन दे दिया, बस यहाँ यहाँ है, तो ये कोई भी एक ऐसा कॉलम नहीं, कोऑर्डिनेट्स बता समझ लो आपके, आपने मुझे कोऑर्डिनेट्स दे दिए कि इस लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के ऊपर मेरे ये एक स्टोर पड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे एक और है, फिर यहाँ पे, तो ये अनसुपरवाइज है। इसके अंदर ऐसा कोई भी हमारे पास डेटा नहीं रहेगा जिसका कॉलमनर डेटा होगा, उसको हम अनसुपरवाइज लर्निंग कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग में क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, मेजर 2 हमारे एल्गोरिदम्स रहते हैं। अनसुपरवाइज में क्लस्टरिंग, एसोसिएशन एंड डायमेंशन रिडक्शन, ठीक है। क्लासिकल लर्निंग के अंदर रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी होती है। तीसरी जो टाइप की लर्निंग होती है वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है। तो अगर आप क्लासिकल लर्निंग के बारे में बात करोगे तो सुपरवाइज और अनसुपरवाइज है, जो कि यहाँ पे हमने डिटेल में देख लिया, जो हम पहले यूज करेंगे। पहले हम ये 2 ही पढ़ेंगे, रीइंफोर्समेंट हम तब पढ़ेंगे जब हमारे को रोबोटिक्स पढ़ना होगा। रोबोटिक्स के लिए हमारे को इसकी रिक्वायरमेंट होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो हम देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, या फिर हमारे हमारे पास हम इस प्रोसेस पे जाएंगे। हम ये क्लासिकल लर्निंग पढ़ेंगे, मशीन लर्निंग, उसके एंसेंबल मेथड्स पढ़ेंगे, जो बोस्टिंग के एल्गोरिदम्स होते हैं वो पढ़ेंगे, और हम न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारे दो इसके अंदर एल्गोरिदम हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के, हम ये सारे कवर करेंगे। जिसके अंदर हमारे पास दिखाया जा रहा है कि हमारे पास अनसुपरवाइज के अंदर पैटर्न मैचिंग है, क्लस्टरिंग है, डायमेंशन रिडक्शन है। पैटर्न मैचिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे आपने सपोज करो कोई भी एक पैटर्न दिया है उसको मैच करना है, या फेस डिटेक्शन है, इस टाइप की चीजें अनसुपरवाइज में आ जाती हैं। या इमेज प्रोसेसिंग आप समझ लेते हो, तो उसको भी हम अनसुपरवाइज में डाल सकते हैं, और साथ साथ वो न्यूरल नेटवर्क वाले डीप लर्निंग में भी आता है। सुपरवाइज लर्निंग में रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन आता है। रिग्रेशन के अंदर हमारे पास नेव बेस्ड थ्योरम होती है, केएनएन होता है, एसवीएम होता है, डिसीजन ट्री होता है, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है। और जो हमारे पास सिंपल रिग्रेशन होता है उसके अंदर लीनियर रिग्रेशन होता है, लासो रिग्रेशन होता है, और पॉलिनोमियल रिग्रेशन भी होता है। तो ये सारे जो टर्म्स आप पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम इनको स्टैटिस्टिक्स में पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम इनको इसके अंदर यूज करेंगे। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ एमएल समझ में आ गया। मेजर अगर हम देखें तो सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट, ये 3 हमारे पास तरीके होते हैं। अब हम डिफरेंट टाइप का लर्निंग के लिए मैंने अभी बताया आपको कि हमारे पास जो सुपरवाइज लर्निंग होती है उसमें लेबल्ड डेटा होता है। अब देखो इसके अंदर हमारे पास ये वाला डेटा सेट है, इसमें यूजर आईडी, जेंडर है, एज है, सैलरी है, और परचेज, यस और नो। परचेज ये कॉलम का नाम है, ये परचेज है या नहीं है, ये इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, जिसमें हमारे पास कोई दो दो ही आंसर हो, मतलब 2 आंसर, मतलब या तो 0 हो या तो 1 हो, या तो यस हो या तो नो हो, ये क्लासिफिकेशन होता है। अब यहाँ पे देखो, इस वाले कॉलम को देखो, ये हमारा जो है ना, ये आपको एक फ्लोटिंग टाइप वाली वैल्यू दे रहा है, मतलब कंटिन्यूअस वैल्यू बोलते हैं। ये कौन सी वैल्यू होती है, ये बुलियन टाइप की वैल्यू होती है, ये आपका यस और नो, ट्रू और फॉल्स की वैल्यू होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है। और ये हमारी जो होती है ये कंटिन्यूअस वैल्यू होती है। ये कंटिन्यूअस वैल्यू का अगर आपका रिजल्ट बन रहा है वो रिग्रेशन कहलाता है, और अगर ट्रू एंड फॉल्स का वैल्यू बन रहा है तो वो आपका क्लासिफिकेशन है। दोनों ही लेबल्ड है, क्योंकि हम सुपरवाइज लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो दोनों ही कॉलम आप देख सकते हो कि लेबल्ड है। इस वाले कॉलम आउटपुट, अब हमारे पास इसमें से हमें डिफरेंशिएट करना है। ये मेरे सारे इनपुट वाले डेटा है, मतलब ये मैं इनपुट दूंगी, और ये मेरा उनका टारगेट है, आउटपुट है, आउटपुट कॉलम। ये मेरा सारा इनपुट है और ये मेरा आउटपुट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर, प्रेशर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और विंड डायरेक्शन, इन सारे वेरिएबल्स के बेसिस पे मैं विंड की स्पीड को डिसाइड कर सकती हूँ। जैसे ये टेम्परेचर फोरकास्ट वाले लोग होते हैं, वो सब इन्हीं सब चीजों को यूज करके टेम्परेचर को फोरकास्ट करते हैं। विंड स्पीड कितनी होगी, ह्यूमिडिटी कितनी होगी, ये कितना होगा, तो एक प्रीवियस डेटा से नेक्स्ट डे का निकाल लेते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग जो होती है उसमें क्या होता है, अब ये क्लासिफिकेशन और उसका हमने
डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है। तो ये हम नेक्स्ट फर्दर सेशन के अंदर 1 by 1 पढ़ते जाएंगे। Thanks for watching. If you found this video helpful, make sure to hit the like button and subscribe for more in-depth sessions on machine learning. Don't forget to join us in the next session as we dive deeper into advanced techniques and real-world applications. Thanks for watching. If you like the content of this video, please do subscribe and share.